हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक नई वैकेंसी की, और ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी है जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम। ठीक है, तो ग्रेड ए स्ट्रीम में ये वैकेंसी निकली है, और ये वैकेंसी निकली है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी सिडबी की तरफ से। सिडबी के बारे में आप अक्सर पढ़ते होंगे, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, जनरल नॉलेज में आप जीएस इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, जो मध्यम उद्योग वाले, उनके लिए तो हालांकि उस डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस हमें ये जाना है कि सिडबी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ग्रेड ए 2023-24। ठीक है ना। अब ये जो एप्लीकेशन है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो चुका है, ये 8 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। तो जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, और ये स्टार्ट हो चुका है 8 नवंबर से। और बात करें अगर लास्ट डेट की बात करें कि क्या लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, तो जो आपकी लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर। जी हाँ, 28 नवंबर। तो ये 20 दिन का टाइम है, 8 तारीख से लेकर के 28 के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 नवंबर, जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 नवंबर। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ठीक है, जो कट ऑफ डेट होगी फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज, तो एज के रिगार्ड में जो है वो 8 नवंबर की डेट रखी गई है। और जो कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्ड टू पोस्ट क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, वो 28 नवंबर रखी गई है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि जो आप एज कैलकुलेट करेंगे तो वो 8 नवंबर के रेस्पेक्ट में, जो आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो कट ऑफ डेट होगी वो 28 नवंबर होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट किस वजह से, टेंटेटिव डेट ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए जो डेट रखी गई है टेंटेटिव है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बदल भी सकती है। वो जनवरी 2000, दिसंबर में भी दिया हुआ है कि दिसंबर 2023 भी हो सकता है, जनवरी 2024 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ही होगा। यानी कुल मिला के आपके दिमाग में अब तुरंत आ रहा है कि क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल आगे दूंगा, आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या आपका रिटन एग्ज़ाम होगा या रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है, या तीनों होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा पेशेंस के साथ। ठीक है, आइए एक एक करके अपनी बात स्टार्ट करते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी हैं आपके लिए, और बाकी नोटिफिकेशन 32 पेज का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF लिंक जो है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले बात करें कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, टोटल कितने पोस्ट हैं यहाँ पे। तो देखिए जो इस तरह की पोस्ट होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑफिसर ग्रेड 1 लेवल की ये जॉब है, तो इस तरह की जो पोस्टें निकलती हैं, इनकी नंबर ऑफ़ जो पोस्ट होगा ना, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें आपको हमेशा कम ही मिलता है, क्योंकि ये कोई रेगुलर आने वाली वैकेंसी नहीं होती हैं। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको मिल रहे हैं वो 50 पोस्ट के लिए हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 50 हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 22 जनरल है, 5 EWS के लिए है, 11 OBC के लिए है, 4 ST के लिए है और 8 SC के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि PH कैटेगरी में, तो PH कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे 1-2 वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बैकलॉग की वैकेंसी है PH कैटेगरी में, वो भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, टोटल यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 वैकेंसी है, टोटल 50 वैकेंसी, यानी वैकेंसी तो नंबर ऑफ कम्स हैं। इस वजह से इसमें देखिए सब लोग फॉर्म भी नहीं भरेंगे, क्योंकि इसका ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस वगैरह है कि ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी।
सैलरी, सबसे पहले सर सैलरी बता दीजिए, पैसा कितना मिलेगा, उसके बाद ही जो है बात आगे बढ़ेगी। अब देखिए ग्रेड ए की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, तो सैलरी तो आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे दे भी दिया है किस हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो सारा चीज़ जो जोड़ घटा करके करीब 90,000 अप्रॉक्स, यानी करीब करीब आप मान के चलिए कि पर मंथ आपको 90,000 की सैलरी मिल रही है इस जॉब में। आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपको मिल रही है। 90,000 पर मंथ अप्रॉक्स आपको सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो चलिए सैलरी की ये बात हो गई। आगे जो इसके साथ अदर बेनिफिट्स हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, आप उसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा। भाई काम क्या करना है, अब आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो जॉब प्रोफाइल आपको, सर्विस कंडीशन क्या होगी, कैरियर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास एक जॉब आ जाए, फिर हम क्या समझते हैं कि वो जॉब जो हो अच्छी सैलरी मिले। इसके अलावा हम उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारी कैरियर ग्रोथ किस तरीके से होगी, इसके बारे में, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जॉब प्रोफाइल। करना क्या होगा हमें, काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, फील्ड वर्क है, ऑफिस वर्क है, क्या काम है, तो ये सारी चीज़ें। तो जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द ऑफिसर्स इन ग्रेड ए आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक। पहला क्या है, ऑगमेंटिंग क्रेडिट पेंट्रेशन इन MSME, माइक्रो फाइनेंस, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल सेक्टर थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्रेडिट डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। दूसरा है कंट्रीब्यूटिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द बैंक फॉर। क्योंकि देखिए जो सिडबी है, सिडबी की बात करें तो ये MSME यानी जो मीडियल स्केल वाले उद्योग होते हैं ना, ठीक है, मीडियम स्केल वाले, यानी भारी उद्योग नहीं, मीडियम वाले। तो लघु उद्योग के लिए, छोटे उद्योगों के लिए ये लोन वगैरह देते हैं, उसका रेगुलेटरी वगैरह मॉनिटरिंग करते हैं, सारी चीज़ें। तो यही सब आपको भी करना है, यही सब आपको भी देखना है, ठीक है ना। तो जॉब प्रोफाइल में भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और आपको मैं ये नोटिस PDF दे दूँगा, तो एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपको देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अलग अलग वेरियस स्टेक होल्डर के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना करके चलना है। इसके अलावा टू बी की इनपुट प्रोवाइडर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसीजन। भाई डिसीजन आपको लेंगे, आपके पास डेटा होगा, उस डेटा को आपको रिसर्च करनी है, उस डेटा को एनालिसिस करना है, रेगुलर मार्केट फीडबैक आपको गेदर करना है, जिसके हिसाब से आगे चल करके आप डिसीजन ले सकेंगे ये जो सिडबी है, जो बैंक है, वो किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोजेक्ट को पहुंचा पाए, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे काम हैं जो आपको बैंक की तरफ से अदर टाइम टू टाइम दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रेजेंटली द ग्रॉस इमॉल्वमेंट्स इंक्लूड डियरनेस अलाउंस, यानी जो आपकी सैलरी है उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपका डियरनेस अलाउंस, DA है, ग्रेड अलाउंसेस है, स्पेशल अलाउंसेस है, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है। फर्दर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल बी गवर्न बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूटेड न्यू पेंशन स्कीम। इसके अलावा NPS यानी जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये इसका भी लाभ आपको मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है वो इम्पॉर्टेंट, कि बिसाइड्स इमॉल्वमेंट, इन सबके अलावा भी एज पर द पे स्केल गिवन अबव द पोस्ट इंडिकेटेड अबव शैल कैरी अदर फैसिलिटी लाइक ग्रेचुटी, लीव फेयर, कंसेशन, ठीक है, और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अलाउंस। मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा भी जो यहाँ पे बताया गया है, इन सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए ये साफ साफ कह रहा है कि भाई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, बस आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप एक बार आएँ, हर चीज़ से आप संतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ सिडबी, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जैब या कैब आपने क्वालिफाई किया है तो विल बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ 1 और 2 एडवांस इंक्रीमेंट। अगर ये जो बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये दोनों आपने एग्ज़ाम इसमें से कोई क्लियर किया है तो एक या 2 साल का आपको एडवांस इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो बहुत सारे इसमें सिनेरियो हैं, बहुत सारे चांसेस हैं जिसमें आप अपनी सैलरी हाइक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र का क्या रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वुड बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो मिनिमम कितना होगा, 2 साल का होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 4 साल का होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 2 साल ही मान के चलिए। इन केस बहुत ज़्यादा आप कैरी नहीं कर पाते, इस चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं, तो 4 साल नहीं, 2 साल तो हो ही जाता है। उसके अलावा क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड, ट्रांसफर्ड एट डिक्रेशन ऑफ सिडबी टू वेरियस ऑफिसेस, वर्टिकल्स, एसोसिएट, सब्सिडियरीज ऑफ सिडबी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी डिसाइडेड बाय सिडबी। तो सिडबी के जितने भी जगह पे ऑफिसेस हैं, सब्सिडियरी है, तो सिडबी आपको किसी भी जगह पे भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है तो बस लखनऊ में ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ सिडबी डिसाइड करेगा, कहीं भी आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे पहले आपको ध्यान देनी है चीज़, वो है एज। तो देखिए, एज लिमिट के लिए यहाँ पे बता दूँ, जनरल कैटेगरी के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से एज अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकते। यानी मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है 9 नवंबर 1993 के बाद कोई नहीं इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है ना, पहले का। लेकिन एज रिलैक्सेशन, यानी ये जो अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी है, तो अपर एज लिमिट में छूट भी है, ठीक है। छूट क्या है, रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके अनुसार। जैसे अगर कोई एसटी है, एससी है, तो उसको 5 साल की छूट मिलती है, यानी वो 35 साल तक फॉर्म भर सकता है। ओबीसी का है तो 3 साल की छूट मिलती है, 33 साल तक फॉर्म भर सकता है। इसी तरह से पीएच कैंडिडेट को छूट मिलती है। तो ये छूट का भी क्राइटेरिया है। तो अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी, अगर भाई देखिए जनरल हैं 30 से ऊपर हैं तो कोई चांस नहीं, लेकिन जनरल के अलावा अगर अदर कैटेगरी हैं आप, तो आपके पास ये ऑप्शन है जिसके अनुसार आपको छूट मिलती है, तो सो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी क्या है, वो भी यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि 32 पेज है, अगर एक एक वर्ड आपको ट्रांसलेट करने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट का नाम है। स्ट्रीम जनरल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट शैल पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन, इनमें से कोई एक चाहिए। क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हों, किसी भी सब्जेक्ट में हों, आप बीए हों तो भी चलेगा, आप बीएससी हैं तो भी चलेगा, आप बीकॉम हैं तो भी चलेगा, आप बीटेक हैं तो भी चलेगा, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बट उसमें क्या है, इसमें एक खेल है कि अगर आप एससी हैं, आपको 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स आपने गेन किया हो ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप, ये 60% किसके लिए है, ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 60% क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इसमें हैं तो फिर आपको 60 की जगह आपके पास केवल अगर 55% मार्क्स है तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 55% इनफ है, ठीक है। या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो, ठीक है, या इसके अलावा अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीएस हैं, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन लॉ, ठीक है, आप जो है एलएलबी किया है आपने, या बीए एलएलबी किया है, बीए एलएलबी किया है। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, वही है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी मांगा है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 ईयर्स इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लेंडिंग एक्सेप्ट पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, ईटीसी। तो अगर इस कैटेगरी में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है
तो ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब 3 साल का एक्सपीरियंस किस कैटेगरी में चाहिए? तो ये जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है ये किस में चाहिए? इम्पॉर्टेंट NBFCs, नॉन इन MSME लेंडिंग, नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग। भाई देख लीजिए, ये इसीलिए मैं कह रहा था ना कि 50 पोस्ट निकला है, इतने सारे आपको बेनिफिट दे रहा है तो इसने आसानी से नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वही फॉर्म भरें, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस और एक ऑप्शन है 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस किसके साथ मांगा है? तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कमर्शियल बैंक में हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस किस में मांगा है? NBFCs में, ठीक है ना। तो अगर ये आपके पास है दोनों में से एक तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखिए जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जैसे बैंक वगैरह का आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक PRT होता है। PRT मतलब प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। ये किसके लिए होता है? ये सबके लिए नहीं होता है, ये होता है जो SC ST या OBC कैंडिडेट होते हैं। तो अगर जैसे क्या होता है उनको माना जाता है वीकर सेक्शन से हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर कुछ होता है उसके लिए वो हैबिचुअल नहीं है, प्रैक्टिस्ड नहीं है, तो उनके लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वुड बी कंडक्टेड फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स फॉर 10 days ड्यूरेशन। Accordingly, PRT would be conducted for willing SC ST OBC candidate whose application are found eligible as per the eligibility criteria। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप हैं तो बिल्कुल आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अवेल, जो इसको प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करके ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। अब वहाँ पे लिखा गया ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू प्लस इंटरव्यू, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। मेन पार्ट कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, मेन पार्ट कह लीजिए, आपके सिलेक्शन का बेस कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी वे ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। उसके अलावा एक ग्रुप डिस्कशन और जो इंटरव्यू है इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, मतलब 100 मार्क्स का आपका GD है और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो 100 मार्क्स के हैं दोनों। लेकिन इन केस फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि अभी मान के चलिए कि 50 पोस्ट है, ठीक है, तो सिट भी मान के चल रहा है कि कितने फॉर्म पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। कोई ऐसा तो लेखपाल का एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, मैनेजर का एग्ज़ाम है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिटन एग्ज़ाम का एकदम से यहाँ पे सीन ही खत्म है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने हाईलाइट किया होगा, ये देखिए। बैंक रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन इफ डीम फिट एंड प्रॉपर। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ एनी इज अवेलेबल टू। कह रहा है कि अभी तो देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कोई वो नहीं है, अभी तो हम ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ले चल रहे हैं, ठीक है। इन केस नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा पड़ते हैं, तो अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा होती है उस केस में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया तो उसका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है ये ज़रूर दिया हुआ है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या है कि रिटन एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा पड़ जाते हैं तो रिटन एग्ज़ाम करा भी सकता है, ये CDB के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेन क्या है आपका? ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। उसके अलावा देखें पॉइंट नंबर 7, जो ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, शैल बी हेल्ड एट लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। जो GD और इंटरव्यू का आपका प्रोसेस है ये कहाँ पे होगा? तो ये इन जगहों पे होगा, आप देख लीजिए, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है ना। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके अलावा आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, ये O वाला पॉइंट इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से बनवाना है, रिलीविंग सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से बनवाना है, उसमें आपका पूरा नाम वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट है
कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू इफ़ शी फेल्स टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट। जब आपको जीडी के लिए बुलाया जाएगा या आपको इंटरव्यू के लिए जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, वहाँ पे अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं किया तो फिर वो आपको इंटरव्यू और जीडी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल द सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ bearing the name as it appears on the online application form, call letter and submit photocopy of the photo identity proof along with the group discussion and interview, call letter while attending the group discussion and interview। ठीक है, तो बहुत तगड़े से मैच होगा, तो सब कुछ सेम रहना चाहिए। वही नाम जो आपने लिखाया है, जो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी पे जो नाम रहेगा वही फॉर्म पे भी नाम रहेगा। कहीं ऐसा ना करिएगा वहाँ पे आपने लिखाया है मिस्टर XYZ ये कुमार ये ऐसे करके कुछ लोग लिखाते हैं ना, बड़ा नाम होता है, कहीं पे दो टर्म में है, कहीं पे 3 टर्म में है, तो ये चीज़ मत करिएगा। अब आते हैं फॉर्म फीस कितनी होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देख लीजिए कि फॉर्म फीस क्या होगी, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होगी। तो देखिए सीधा सीधा है, अगर आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं तो कोई फॉर्म फीस नहीं है। 175 रुपये वो इंटीमेशन चार्ज है, यानी टोटल आपको 175 ही देना है, ठीक है ना। तो अगर आप SC हैं, ST हैं, PH हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो टोटल आपको केवल 175 रुपीज़ पे करना होता है। अब अगर अदर हैं आप, ठीक है, मान लीजिए OBC हैं, जनरल हैं, EWS हैं, तो इस केस में क्या है, फॉर्म फीस 925 है, 175 इंटीमेशन चार्ज, यानी टोटल आपको कितना पे करना है, तो टोटल आपको पे करना है 1100 रुपये। कितना पे करना है दोस्तों, तो टोटल आपको 1100 रुपये पे करना है। लेकिन अगर आप स्टाफ कैंडिडेट्स हैं, आप परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉई हैं सिडबी के, तो फिर आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। ये भी चीज़ है, ठीक है ना। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, फ़ोटो कैसे स्कैन करना है, कितने GB की, साइन कैसे करना है, ये सारी डिटेल दी है। आप एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये मतलब लगभग हर आपको फॉर्म में मिलेगा, जो कि सेम होता है कि आप नकल करते पकड़े गए तो बैन हो जाएंगे, ये वो। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें भी लिखा रहता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कैसा क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अब देखिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा खास है नहीं, फिर भी अगर आप वो सेंटर देखना चाहें तो सेंटर देख लें। ये देखिए, अगर रिटन एग्ज़ाम होता है तो ये एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में है, नहरला गांव है, असम में है, गुवाहाटी है, बिहार में पटना। तो अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा इफ़ एनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम है तो नहीं होगा, तो फिर उस केस में नहीं होगा। जब नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा हैं तो तभी एग्जामिनेशन आपका रिटन होगा, अदरवाइज ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू पे सिलेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंपॉर्टेंट फेज़ था जो मैंने आपको बताया। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी है, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो एलिजिबिलिटी होता है ना। अब जैसे मान के चलिए, अगर आप केवल ये सोच रहे हैं यार बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बस मैं हो जाऊँ, तो कैसे होंगे। पहले तो आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, इसको आप ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट करें, कमेंट में पूछें, हम आपका जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ कर दीजिएगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगना है। वे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, इससे आपका स्वास्थ्य भी नहीं खराब होगा। और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाइए रहिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।